discovery of anode rays. देखिए एनोड रेज का खोज किस प्रकार हुआ ये हमें देखना है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन 1886 में observed a set of rays traveling towards cathode. गोल्डस्टीन ने ठीक उसी प्रकार का अरेंजमेंट किया था जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब था एक, उसमें एक अरेंजमेंट की गई थी। ठीक उसी प्रकार का अरेंजमेंट गोल्डस्टीन ने किया था। और गोल्डस्टीन क्या देखे कि कुछ रेस कैथोड के तरफ जा रहे हैं। कैथोड का चार्ज क्या होता है? कैथोड का चार्ज अगर नेगेटिव के तरफ यदि कुछ रेस जा रहे हैं तो उस रेस में चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव के तरफ कोई चीज जा रहा है तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। तो गोल्डस्टीन ने गौर किया कि कुछ रेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि गैसेस, डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है उसके अंदर में गैसेस है और गैसेस से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, गैसेस से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होती है और यही इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाती है? टुवर्ड्स एनोड, है ना। इलेक्ट्रॉन, गैस भरा हुआ था, जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था उसमें गैस भरी हुई थी, गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ, और इसी का नाम उन्होंने क्या रखा? कैथोड रेज, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कैथोड रेज क्या है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है तो उसे हम बोलते हैं कैथोड रेज। और कैथोड रेज क्यों? क्योंकि कैथोड की तरफ से एनोड के ओर जाती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना बेटा, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें तो गैस भरी हुई थी और गैस क्या से बनी होती है? एटम से बनी होती है। एक एटम से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है ना, एक एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसकी चार्ज क्या आ जाएगी? उसमें पॉजिटिव चार्ज आयन हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन, एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आयन बनते हैं, ये सबको मालूम है। यदि एटम है और उससे मैंने यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें गैस भरी हुई थी, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज आयन। तो जितने गैस के एटम्स थे सबसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच क्या गया होगा? पीछे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन भी बचे, है कि नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन किधर भागेगा? नेगेटिव प्लेट की ओर भागेगा। वो भागा नेगेटिव प्लेट की ओर, मतलब कैथोड की ओर। पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन जो बच गई थी वो कहां भागी? कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ। ओके, और यही गैसियस आयन जो कैथोड के ओर जाती है उनका नाम उन्होंने रखा एनोड रेज। उनका नाम उन्होंने रखा एनोड रेज, और एक दूसरा नाम उन्होंने बोला कैनाल रेज। इसको कैनाल रेज भी बोला, ठीक है ना। तो इन सिंपल आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एनोड रेज क्या होती है। एनोड रेज कुछ नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन जो कैथोड के तरफ जाती है। और एनोड रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है एनोड की तरफ से
कैथोड की, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग एनोड रेज। क्लियर। आपको मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूं कि गोल्डस्टीन ने, आदित्य आर्यन, अरित्रा आर्यन, आप बेटा स्क्रीन मत शेयर करो प्लीज। देखो अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, जिस इमेज से आपको फुल आइडिया क्लियर होगा कि एक्सपेरिमेंट में कैसा सेटअप किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। आप सभी को एक स्क्रीन दिख रहा होगा, सबको एक इमेज दिख रहा है बेटा? यस सबको एक इमेज दिख रहा है? देखो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। ये वाला डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो देख रहे हो आप, ये पूरी एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या भरी हुई थी? गैस भरी हुई थी, ये सारी गैस है, ठीक है ना, ये सारी गैस भरी हुई है, ओके, गैस की मॉलिक्यूल। अब गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? गैस के मॉलिक्यूल से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव प्लेट की ओर। पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है ना, एनोड की ओर, आपको दिखेगा। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट एनोड की ओर जा रहा है, ये वाला एनोड है, पॉजिटिव, ओके। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बच जाएगा? पॉजिटिव गैसियस आयन, ये वाला पॉजिटिव गैसियस आयन है, ये वाला पॉजिटिव गैसियस आयन है। और पॉजिटिव गैसियस आयन किधर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। ये वाला जो है प्लेट, वो कैथोड है, तो पॉजिटिव गैसियस आयन कैथोड की ओर जा रही है और कुछ उसके होल से पास करके इधर जा रही है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट आपको सिंपल समझ आ गया होगा। उसने गैस मॉलिक्यूल लिया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ओके, और डिस्चार्ज ट्यूब से जब गैस के मॉलिक्यूल से पॉजिटिव आयन निकल गए, तो पॉजिटिव आयन गए नेगेटिव प्लेट की ओर और नेगेटिव गया एनोड, ओके। तो ये कहानी है पूरी सिंपल, ओके। तो आई सपोज आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आ गया होगा, ओके। अब आपके सामने एक कहानी, ध्यान से देखिए। सपोज करो, एक पल के लिए सपोज करो, जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके अंदर में गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन लिया, मानो हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बनाया होगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बना? H+ आयन, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो बना होगा O+ आयन, ऑक्सीजन गैस होगा तो ऑक्सीजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के O+ आयन। नाइट्रोजन लिया होगा तो N+ आयन। अब मुझे एक बात बताना कि जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कैथोड रे हर गैस के लिए सेम होती है, क्योंकि हर गैस के केस में इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा और इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल चीज है, ओके, वो सबके लिए सेम ही होती है। बट मेरा क्या बोलना है, क्या एनोड रेज हर केस में सेम रहेगा? देखो, हाइड्रोजन के केस लिया तो हाइड्रोजन का आयन निकला, पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन किसकी है? हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन, यहाँ पे नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन। तो हर केस में गैसियस आयन अलग है, तो हर केस में एनोड रेज भी अलग होगी। एनोड रेज की प्रॉपर्टी हमेशा सेम नहीं रहती कैथोड रे के जैसा, इट डिपेंड कर रही है गैस में क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों का जो आयन है, इन सबका मास तो डिफरेंट होगा ही, तो एनोड रेज का प्रॉपर्टी भी बेटा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन हर केस में सेम होता है, कैथोड रे इज यूनिवर्सल थिंग, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा कैथोड रेज की सेम रहेगी, और एनोड रेज की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, वी विल सी सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब एनोड रेज होता क्या है बेसिकली? एनोड रेज आर stream of positively charged gaseous ions, okay, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन होती है, ओके। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन,
एनायन रेस डिपेंड करती है कि आपने कौन सा गैस लिया है, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी आपने कौन सा गैस लिया है, तो आप समझ गए होंगे। E बाई एम, E बाई एम हम लोगों ने कैथोड रे का देखा था। E बाई एम क्या होता है, चार्ज टू मास। अब मुझे एक बात बताओ, E बाई एम क्या कैथोड रेस के लिए, सॉरी एनोड रेस के लिए हमेशा सेम रहेगा? नहीं, चार्ज भले सेम है पर मास हर केस में क्या है, डिफरेंट हो जाती है। E बाई एम रेशियो जो एनोड रेस की होती है वो डिफरेंट होती है। रेशियो डिपेंड्स अपॉन गैस टेकन। कैथोड रे के लिए E बाई एम रेशियो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पर E बाई एम एनोड रेस के लिए डिपेंड अपॉन गैस टेकन, कौन सा गैस आपने लिया है। E by m for cathode rays is smaller than anode rays. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समझने का पॉइंट है, और यहाँ पे वाई आना चाहिए। क्यों ऐसा? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज इज स्मॉलर देन कैथोड। कैथोड रे का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। और मैं क्या बोल रहा हूं कि E by m जब भी आप एनोड रेज के लिए कैलकुलेट करोगे वो हमेशा 1.76 into 10 to the power 11 से कम आएगा। कम क्यों आएगा आप मुझे बता सकते हो? हमेशा कम आएगा, कम क्यों आएगा बोलो? किसी के पास इसका जवाब है? थोड़ा सोचो, 30 सेकेंड सोचो, यदि जवाब आता है। नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम 1 यूनिट चार्ज मान सकते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज में माना, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, वेरी लेस। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत कम है। तो मैं एक बहुत छोटा क्वांटिटी से 1 को डिवाइड कर रहा हूं। जब 1 को आप बहुत छोटा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या है? बड़ा आएगा। ओके, और इस केस में E by m यदि मैं कैलकुलेट करता हूं, चार्ज को 1 यूनिट ही है, 1 यूनिट मान सकते हैं, मैं साइन इग्नोर कर दूं, ठीक है ना, साइन को इग्नोर कर सकते हैं। 1 यूनिट चार्ज है इस पे भी। अब मास भैया, इन सब का मास तो इलेक्ट्रॉन के मास से तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? तो इन सब का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा ही होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैसियस आयन हमेशा ज्यादा होगा। तो आप एक बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? बड़ा वैल्यू से 1 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटा है यस कि सर, नहीं? यस सर। तो ये सिंपल सी बात है, छोटा चीज से डिवाइड किए तो वैल्यू बड़ा आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। ओके, तो E by m रेशियो कैथोड रेस के लिए हमेशा बड़ा रहेगा कंपेयर टू कोई भी गैसियस आयन, कोई भी गैसियस आयन का मास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, और ज्यादा बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी। ओके, ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज एनोड रे की। पर एनोड रेज से खोज हुआ प्रोटॉन का, कैसे खोज हुआ? अब देखो, मैं यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन वाज, या ऐसे लिख देता हूँ, द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन was obtained from hydrogen.
जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस भरी गई तो आपको लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिलता है, सबसे हल्का पॉजिटिव आयन मिलता है। ओके, अब ध्यान से समझना, उसी लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन का नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन रखा। रदरफोर्ड named it as proton in 1919। ओके, अब उसका नाम प्रोटॉन कैसे रखा और वो प्रोटॉन कैसे है मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाइड्रोजन 1s1 होता है। ओके, हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 1 - 1 0, 0 न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, हाइड्रोजन से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाइड्रोजन से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो क्या क्या बचेगा, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया तो एक प्रोटॉन ही बचा ना। तो बेसिकली ये क्या होती है, H+ होती है। ओके, H+, तो H+ इज इक्वल टू अ प्रोटॉन होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, प्रोटॉन ही बचा, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। तो H+ जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद H+ हो जाती है, तो H+ इज इक्वल टू अ प्रोटॉन, और ये सबसे हल्का पॉजिटिव आयन है। और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन ही है। ओके, तो इस तरह प्रोटॉन का खोज 1990 में रदरफोर्ड ने किया था। पर एक कहानी देख लो, कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। कैथोड रेज का खोज हुआ 1897 में, है ना। कैथोड रे का खोज हुआ 1897 में। किसने खोज किया था, किसने खोज किया था, जल्दी? थॉमसन ने। ओके बेटा बोलो, यदि नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे लगेगा कि आप सुन रहे हो। ओके, 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। ओके, और 1919 में जाके प्रोटॉन का खोज हुआ। पर 1886 में एनोड रेस के बारे में गोल्डस्टीन ने बता दिया। पर गोल्डस्टीन एक गलती कर गया कि वो सिर्फ एनोड रेस बता के चुप हो गया। वो बोला कि ऐसा कोई रेस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, बस इतना ही बताया। बट आधा से ज्यादा काम गोल्डस्टीन ने पहले ही कर दिया था, उसी समय में खोज हो जाता प्रोटॉन का। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाया और रदरफोर्ड ने लास्ट इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए प्रोटॉन का खोज किया। ओके, वरना इलेक्ट्रॉन से पहले ही प्रोटॉन का खोज हुआ 1886 में। चलिए अब मैं थोड़ा बच्चे लोग से बात करता हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ना, जल्दी। यस सर। यस सर। ओके, और आप लोग क्लास कर रहे हो, आप लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है कि बहुत खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग समझ आ रही है? यस सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब क्यों नहीं देते हो? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर, आ रही आवाज। हाँ बेटा, पढ़ना है ना, मेहनत करना है। अमन? यस सर। ओके, सबको मेहनत करना है, ठीक है ना। प्रतिमा कुमारी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके, अंजलि सब कुछ सही है ना? यस सर। ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही जा रही है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ठीक है, मेहनत करते रहना है इसी तरह। और अब आप सब अपना माइक को ऑफ कर दो क्योंकि सबको प्रॉब्लम होगी। मैं जब बात करूंगा तभी माइक ऑन करना, ओके? तो इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का भी खोज हो गया। अब न्यूट्रॉन बच गया, चलो न्यूट्रॉन का भी खोज कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में किसने खोज किया था, जल्दी बताओ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जेम्स चैडविक। हाँ, जेम्स चैडविक, वेरी गुड। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी 1932 में। कैसे हुई थी, चलो वो देखते हैं। चैडविक, बम्बार्डे,
अल्फा पार्टिकल्स on a thin sheet of बेरिलियम। बेरिलियम का फॉर्मूला Be होता है, सबको मालूम होना चाहिए। चैडविक ने क्या किया, एक पतला सा बेरिलियम का शीट लिया, एक पतला सा बेरिलियम का शीट लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करा, ठीक है ना, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करा। ओके, अब अल्फा पार्टिकल क्या होती है ये जानना है, जरूरी है। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली बेटा होता है हीलियम का जो एटम है। ओके, हीलियम 2 4 होता है। हीलियम के एटम से यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपको मिलेगा He2। देखो, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अभी फिलहाल ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब मैं हीलियम से यदि मानो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होती है, इट्स डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम के एटम पे या हीलियम आयन बोलो ज्यादा अच्छा होता है, आयन। हीलियम के एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब डबली आयोनाइज्ड, डबल आयोनाइजेशन है, 2 चार्ज है। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और इसकी स्पीड होती है, ये तो बड़ा अजीब चीज है, 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड है 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। हीलियम के न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी हीलियम पे। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हीलियम पे आ जाती है, ओके, तो वी कॉल इट एज अल्फा पार्टिकल। वही होती है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। इसको हम लोग ये सिंबल से भी शो करते हैं अल्फा। इसकी स्पीड है 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब दिल्ली मतलब 8 बार जाएगा और 8 बार आएगा 1 सेकंड में। दिल्ली 1000 किलोमीटर मान लो, है ना, 8 बार जाएगा और 8 बार आएगा 1 सेकंड में। समझ रहे हो बात? ओके, इतनी इसकी स्पीड होती है, इतनी हाई स्पीड से ये चलती है। तो इन्होंने क्या किया, चैडविक बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। एक बेरिलियम की पतली सी शीट पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया, तो उन्हें मिली, ये ऑब्टेन्ड a neutral particle slightly heavier than proton। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उनको एक पार्टिकल मिला जो न्यूट्रल था। जब उन्होंने ऐसा काम किया तो एक पार्टिकल मिला वो न्यूट्रल था पर थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी, ठीक है ना, और उसी का नाम इन्होंने रखा न्यूट्रॉन। उसी का नाम दिया न्यूट्रॉन, ओके, एंड कॉल्ड इट एज न्यूट्रॉन। अब देखो हुआ क्या बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। बेरिलियम पे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला तो एक्चुअली हुआ क्या, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ जहां पे एक कार्बन बन गई और एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला जिसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, अभी तक आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एसिड है, तो एसिड और बेस है, क्या बनेगा? एसिड बेस क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट Na क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, NaCl, और HOH कंबाइन करके क्या बन जाएगी? वाटर, H2O। तो हुआ क्या, सिंपली एटम्स ने रीअरेंज कर लिया अपने आप को।
ये सोडियम था, तो इसके साथ अरेंज हो गया NaCl, ये H इसके साथ अरेंज हो गया वाटर। तो केमिकल रिएक्शन में सिंपल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी सिंपल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, सिंपल फिर से रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे एटम ही बदल जाता है। ओके, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एटम्स रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप को, बट एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें एटम ही बदल जाता है, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हो दिस वन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां पे बेरिलियम के पतले से शीट पे हीलियम को बम्बार्ड किया गया, सॉरी हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया, उनको कार्बन मिली और साथ में एक पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा था और न्यूट्रल थी वो मिला, दैट इज न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन का खोज हो गया। यदि आप कंपेयर करोगे तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो होती है ना 1836 गुना होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं का कुछ बुक में 1837 भी मिलेगा, 1837 भी मिलेगा, बट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग, और वही मास ऑफ न्यूट्रॉन आप करोगे तो 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा भारी हो गया ना बेटा। ओके, तो इस तरह न्यूट्रॉन की खोज हो गई। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत अभी तक इलेक्ट्रॉन का खोज में, प्रोटॉन का खोज में और न्यूट्रॉन का खोज में जो हम लोगों ने किया, नहीं सॉरी हम लोगों ने नहीं किया, जो ये साइंटिस्ट लोग किए। ओके, तो कोई दिक्कत तो पूछिएगा, जल्दी पूछिए, ज्ञान पूछिए, कुछ दिक्कत क्या? नो सर, सब समझ में आ गया। समझ आ गया? यस सर। ओके चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और यही तीन पार्टिकल्स मेजर प्रॉपर्टी में रोल प्ले करती है। एटम का जो मेजर प्रॉपर्टी डिफाइन होता है वो यही तीन पार्टिकल के वजह से होता है। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल। चलिए एक तो हम टेबल बना देते हैं आप लोगों के लिए, उस टेबल से आप लोग क्लियरली हो जाएंगे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो पहला सिंबल भी देख लेते हैं, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइन होता है E माइनस और -1 E, ठीक है ना? ओके, या नॉर्मली आप लोग E माइनस लिखते हैं। ओके, या सिर्फ सिंबल आप लोग E माइनस ही लिखो तो काफी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है -1 E 0 पर, आपको जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो सिंबल होती है E माइनस होती है, एकदम दिमाग में हमेशा आप लोग यही सिंबल लिखते हैं। The symbol of electron is E minus. चार्ज जो होती है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम is the unit of charge, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। और यदि आप साइन ले लेते हो तो -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। मास जो होता है इसका 9.1 into 10 to the power -31 kg। ओके, केजी में मास लिखे तो 9.1 into 10 to the power -31। प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल होता है P प्लस और H प्लस भी हम लोग यूज करते हैं। अभी तो आप लोगों को दिखाया मैंने H प्लस कैसे प्रोटॉन होता है, H प्लस भी यूज कर सकते हो या P प्लस भी यूज कर सकते हो। चार्ज प्लस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और मास जो होती है 1.6 into 10 to the power -27 kg। ओके, अच्छा एक बात बताओ, तो इसको ग्राम में लिखना हो तो कितना ग्राम हो जाएगा?
ग्राम में कितना ग्राम होगा? किसी को नहीं मालूम? अरे 3 कम कर दो, ग्राम में आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 27। हाँ, और ये वाला 10 टू द पावर माइनस 24। और ऐसे और 27 की न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0 and 1। देखो 0 and 1, या इसको हम लोग ऐसे भी सिर्फ n लिखते हैं, तो सिर्फ n लिखने से थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप 0 and 1 लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है न्यूट्रॉन का सिंबल। और इसकी चार्ज 0 होती है, कोई चार्ज नहीं होती है, और मास जो होता है इसके लगभग इसके बराबर ही मान के हम 1.6 into 10 to the power minus, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है, आगे फिगर्स में जाओगे तो थोड़ा सा चेंजेस आती है, और उतना बड़ा आपको कैलकुलेशन में करने की जरूरत नहीं है। 1.6 into 10 to the minus 27 kg या 1.6 into 10 to the minus 27 लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल देख लो। ओके, नॉर्मली हम लोग कभी का रिलेटिव चार्ज शो करते हैं, एक और तरीके से हम लोग शो करते हैं रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज में हम लोग दिखाते हैं इसका चार्ज -1, इसका चार्ज +1 और इसका चार्ज 0। हम लोग कभी कल ऐसे भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में, इसकी चार्ज -1, इसकी चार्ज +1 और इसकी चार्ज 0। ओके, मान के चलते हैं हम रिलेटिव मतलब किसी में के रिस्पेक्ट में कंपेयर। ओके, तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल देख लो, बहुत सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सिंबल्स तीनों के हैं, ये मास याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये और कुछ नहीं है। चलिए, जैसे ही तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो गया, वैसे ही दुनिया के साइंटिस्ट लग गए कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है किस तरह से अरेंज है एटम के अंदर। तो सबसे पहले मॉडल आया था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। सबसे पहले आई थी थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, 1898 में उन्होंने मॉडल दिया, ठीक है ना, प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ है अभी तक। तो थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल आई, इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में हल्का फुल्का पढ़ा है, और उसको थोड़ा सा हम लोग पॉलिश ढंग में देख लेते हैं, ठीक है। थॉमसन के हिसाब से एटम जो है कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं, एटम इज अ sphere in which positive charge is uniformly distributed. स्फीयर है, एटम एक स्फीयर है। थॉमसन के हिसाब से एटम इज अ स्फीयर इन व्हिच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ओके, थॉमसन के हिसाब से एटम एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे में फैला हुआ है। जैसे आप एक खरबूज का एग्जांपल ले लो, खरबूज तरबूजा होता है ना, खरबूज, तो खरबूज क्या होता है, उसके अंदर में जो लाल लाल वाला पोर्शन है उसको आप मान लो क्या पूरे में लाल लाल फैला हुआ रहता है ना, वो पूरा लाल लाल जो चीज है वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded
in between the positive sphere. और उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये पूरे पॉजिटिव स्फीयर के बीच में डाले हुए हैं। जैसे एक खरबूज के अंदर में रेड पोर्शन है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में जो बीज रहता है काला कलर का जो सीड्स रहता है वो सबको आप इलेक्ट्रॉन मान लो। ओके, वेरी सिंपल में इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, खरबूज का लाल वाला पोर्शन के जैसा, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें खरबूज के जो सीड्स हैं उसके जैसे पूरे में एम्बेडेड है या पूरे में फिक्स्ड है। ओके, यही थॉमसन का मॉडल था और ये इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, इट वाज जस्ट अ प्रपोजल। उन्होंने जस्ट एजम्पशन लेके प्रपोज किया था कि एक एटम ऐसा हो सकता है। ओके, दूसरी बात, अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है जो आईआईटी मेंस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न एटम और थॉमसन के एटम में मेजर डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा, कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन थॉमसन मॉडल इट इज हाई, इट इज लो, नन ऑफ दिस, या मेडिवल वैल्यू। थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई डेंसिटी में प्रेजेंट है कि लो डेंसिटी में प्रेजेंट है? चलिए आप इतना ही बता दो। हाई डेंसिटी, थॉमसन के हिसाब से क्या हाई डेंसिटी में, हाई डेंसिटी में प्रेजेंट है, और कोई लो डेंसिटी में, लो डेंसिटी में, और कोई मीडियम डेंसिटी या नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं, तो क्यों? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान लगाइएगा। आप सभी को मालूम है कि मॉडर्न एटम में पॉजिटिव चार्ज एक छोटा सा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ओके, मॉडर्न एटम में पॉजिटिव चार्ज एक छोटा सा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सबको मालूम है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना। अब वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब बहुत कम है, वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब बहुत कम है तो डेंसिटी क्या होगी, काफी पॉजिटिव चार्ज की हाई होगी, है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से जगह में है और ये इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज की काफी कम है तो डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, सिंपल सी बात है। और आपको इसका आंसर मिला क्या, क्या होगा, हाई डेंसिटी, हाई लो होगा। डेंसिटी, लो डेंसिटी होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा में फैला हुआ है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया है इसका, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इनवर्स रिलेशन है ना। जब वॉल्यूम ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज का तो डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई। समझ पा रहे हैं सब, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, हाँ ना। यस सर। वेरी सिंपल है ना बेटा, देखो ये दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा, आपको मालूम है ना। एक फॉर्मूला में यदि कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है तो वो बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला घटेगा, और ये घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, ये रूल होता है। एक फॉर्मूला में यदि कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होता है तो उसके साथ इनवर्स रिलेशन होती है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ओके, तो वहीं पे क्या है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज का क्या है, बहुत ज्यादा में फैला हुआ है, बहुत ज्यादा में फैला हुआ तो डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था। तो डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है थॉमसन के मॉडल में बहुत कम है, इसका मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज हल्का 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 पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है थॉमसन के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है। मॉडर्न एटम में आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे जगह पे है और सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी जगह पे ही प्रेजेंट है। पर थॉमसन ने क्या बोला, पूरा में फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा, ये तो गड़बड़ वाली बात है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज चाहिए। तो थॉमसन का मॉडल, ओके, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा पूरे में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रॉन बीच में इंसर्टेड है। ओके, स्टैंडर्ड 9 में आप लोगों ने थॉमसन पढ़ा है मॉडल, पर ये दिमाग नहीं चला होगा, इसको लगाना है। ओके, नेक्स्ट, इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था या सबसे बड़ा प्रपोजल क्या था,
अचीवमेंट इसका सबसे बड़ा था, proposed that atom is electrically neutral. देखो बेटा, कभी कल देखो मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है इस मॉडल से कि दो चार चीज लिख देगा इसके बारे में और बोलेगा कि कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, तो एक गलत लिख देगा, ऐसे यही लिख देगा कि डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हाई इन थॉमसन मॉडल, तो वो तो फॉल्स है और आपको तो फॉल्स लगेगा। आप तो समझ गए ना। देखो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इन्होंने प्रपोज किया था ये चीज कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और आज आपको मालूम है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ये थॉमसन का अचीवमेंट था। उन्होंने बोला था कि सब मिला के इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज देगा उतना ही सब मिला के पॉजिटिव चार्ज होगी। मानो नेगेटिव चार्ज सब मिला के -5 है तो पॉजिटिव चार्ज सब मिला के +5 है, तो -5 और +5 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एटम ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आज भी है और इनका सबसे बड़ा प्रपोजल था और सबसे बड़ा अचीवमेंट। ओके, अंडरस्टूड। ड्रॉबैक्स, फेलियर ऑफ थॉमसन। थॉमसन साहब क्यों फेल हो गए ये आपको जानना है। पहला, कंसीडर्ड पॉजिटिव चार्ज mass to be uniformly distributed. ओके, आप सभी को मालूम है कि एटम का मास, उस जमाने में न्यूट्रॉन की तो खोज हुई नहीं, प्रोटॉन भी खोज नहीं हुआ था, पर थॉमसन को ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन की मास नेग्लिजिबल है। ओके, तो वो समझते थे कि इलेक्ट्रॉन मतलब एटम का जो मास है वो टोटली डिपेंड करती है प्रोटॉन के ऊपर। ओके, तो उनके हिसाब से जो था कि पॉजिटिव चार्ज या बोलो तो एटम की जो मास है वो पूरे में फैला हुआ है। ये तो गड़बड़ वाली बात है ना, पॉजिटिव चार्ज पूरा में तो नहीं ना फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज तो छोटा सा सेंटर पे है, वो हमें आज मालूम है। तो थॉमसन का थ्योरी ये वाला गड़बड़ है कि पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज अ स्टैटिक मॉडल and no explanation for motion of electron। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहती है, पर इनका जो मॉडल है एक स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, बीज जो खरबूज में होती है वो फिक्स्ड होती है, वैसा ही फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होती है क्या? नहीं, एटम एक डायनामिक मॉडल है। डायनामिक मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते रहती है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहती है, तो इनके हिसाब से तो स्टैटिक थी, तो स्टैटिक है तो गड़बड़ वाली बात है। एटम इज नॉट अ स्टैटिक मॉडल और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मॉडल तो फेल होना ही था और मॉडल फेल हो गया। ओके, तो थॉमसन के मॉडल में कोई भी दिक्कत आप उससे पूछ लो। ये वाला मेन चीज समझ का आया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी हर जगह क्या है, थोड़ा थोड़ा है। मेन चीज यही समझना है इसकी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी हर जगह थोड़ा थोड़ा। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, पानी पीता हूं मैं थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, चलो।
ओके, चलिए अब आते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कि रदरफोर्ड ने फिर कैसा मॉडल दिया। देखो एक्चुअली रदरफोर्ड जो था वो थॉमसन के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है। इन्होंने गलत नहीं बोल दिया कि ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड ने मॉडल स्टार्ट किया अपना बोल दिया कि थॉमसन गलत है, नहीं, बाद में प्रूव हो गया कि थॉमसन गलत है जब मॉडर्न एटम आई। देखो रदरफोर्ड एक्चुअली थॉमसन को बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। थॉमसन की उस जमाने में बहुत इज्जत थी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, 1906 में नोबेल प्राइज मिली थी, पर मॉडल के लिए नहीं मिली थी, कुछ और रीजन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो जे थॉमसन का बहुत इज्जत था उस जमाने में, उनका बोला हुआ बात को काटना उतना आसान नहीं था। और रदरफोर्ड भी उनके बात पे बिलीव करते थे कि हाँ उनका मॉडल जो दे रहे हैं एटम का वो ऐसा ही होगा। और रदरफोर्ड थॉमसन के मॉडल को सही प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि थॉमसन ने तो कोई प्रूफ नहीं दिया था, उन्होंने जस्ट एजम्पशन बताया था कि ऐसा होगा एटम। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना चाहते थे कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया है वो सही मॉडल। ओके, तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा था, और वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था, पहले सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो पहले, फिर मैं समझाऊंगा। उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा राउंड कलर टाइप का मतलब एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया था और उसके अंदर में जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, उसके अंदर में जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। ओके, अब जिंक सल्फाइड का कोटिंग है अंदर में, तो जिंक सल्फाइड बेसिकली एक ऐसा चीज है, आप लोगों ने देखा था, वो एक फॉस्फोरेंट मटेरियल है, मतलब उस पर कोई भी चीज स्ट्राइक करेगा तो एक स्पार्क आता है ना। जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन टाइप का बना लिया, वो स्क्रीन का मतलब उस पर कोई भी चीज हिट करेगी तो एक स्पार्क आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक अल्फा एमिटर चेंबर लिया, मतलब ये चेंबर से अल्फा निकलती है, अल्फा रेज निकलती है, तो यहाँ से अल्फा रेज निकली। ओके, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा रेज निकलती है। ओके, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थी यहाँ पे पड़े, अल्फा रेज यहाँ से जाएगा, और एक बहुत ही पतला सा गोल्ड का फॉइल यूज किया। पतला सा गोल्ड का फॉइल यूज किया था, और करना क्या था, इस अल्फा रेज को इस पे स्ट्राइक करनी थी। ओके, इस अल्फा रेज को ये गोल्ड के फॉइल पे स्ट्राइक करना। ओके, अब कहानी सुनो कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया था, ये क्वेश्चन है, आया आता भी है और आपको भी मालूम होगा इसका आंसर। गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया गया था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे एटम्स के ऊपर। अब वो एटम को पकड़ के लाके तो यहाँ पे नहीं रख सकते थे, कहीं एटम तो बहुत छोटा होता है, पॉसिबल नहीं कि एक एटम निकाल के रख दो, तो वो एक ऐसा मेटल चाहते थे जिसका बहुत पतला सीट बन सकता है, और गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल मेटल। पतला से बहुत पतला सीट इसका बनाया जा सकता है, और बहुत पतला सीट मतलब बहुत कम एटम्स रहेंगे उसमें, और अब माना जा सकता है कि इतना पतला सीट है, बहुत कम एटम्स है, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एटम्स के ही ऊपर हो रहे हैं, समझ लो कि यहाँ पे एटम्स ही है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था, अल्फा रेज को यहाँ पे हिट करना था, इसको सपोज कर लो कि एटम्स है। ओके, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले उनकी सोच क्या थी, बिफोर एक्सपेरिमेंट, देखो बिफोर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या सोचा, बिफोर एक्सपेरिमेंट उन्होंने सोचा था एटम जो है वो तो कुछ ऐसा है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा रे, ये वाला अल्फा रे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिव चार्ज रेज है। जब अल्फा रेज को इसके ऊपर मतलब एटम के ऊपर डाला जाए,
तो सारे अल्फा, देखो अल्फा रेज खुद पॉजिटिव चार्ज है और एटम में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हर जगह है। तो पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये एटम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और पॉजिटिव रेज इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब सामने आए तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो सकता है, पर बहुत हैवी डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा। तो ये रदरफोर्ड ने सोचा कि जब अल्फा पार्टिकल्स को डाला जाएगा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हल्का हल्का चारों ओर है, तो ये पॉजिटिव रेज में हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन आएगा और सब में इक्विवेलेंट डिफ्लेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह सेम नंबर ऑफ, मतलब सेम डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने मैक्सिमम एज्यूम किया था कि लगभग हर एक रे में सिमिलर डिफ्लेक्शन होगी। सिमिलर डिफ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज और हैवी आ रही है, हैवी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स में +2 चार्ज है, और जब जाएगा वो हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज का फेज में, तो पॉजिटिव प्रेशर में थोड़ा सा रिपल्सन होगा, जिसके कारण डिफ्लेक्शन हो सकती है और सब में इक्विवेलेंट डिफ्लेक्शन होगी। उसने ये सोचा और मैक्सिमम सोचा कि 2 डिग्री से ऊपर डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट को करा गया तो क्या हुआ देखो, जब एक्सपेरिमेंट को की गई तो अल्फा रेज आ रही है, अल्फा रेज यहाँ पे हिट किया, अल्फा रेज आ रही है, कंटीन्यूअस अल्फा रेज निकल रहा है उधर से, ठीक है ना, अल्फा रेज आ रही है। तो देखा क्या गया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा कलर अल्फा रेज का, ठीक है ना। देखा क्या किया, अक्सर अल्फा रेज जो आ रहे हैं उधर से अनडिविएटेड पास कर रहे हैं, अनडिविएटेड, ओके। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो हो सकता है कि अल्फा रेज में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज उसको डिविएट नहीं कर पा, ओके। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो चलो मान लिया रदरफोर्ड ने कि कौन सा मॉडल ठीक है, सही है कि डिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही है, मोस्ट ऑफ द रेज अनडिविएटेड पास हो जाती है और हर जगह बार यहीं पे स्पार्क मिलता है, ओके। एक्सपेरिमेंट को बार-बार रिपीट किया गया, देखा क्या किया गया फिर कि कुछ रेज में थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये तो थोड़ा अजीब सा बात है कि इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन कुछ रेज में कहां से आ जा रहा है। और एक्सपेरिमेंट को जब आगे किया गया तो देखा गया कि कुछ रेज में इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है कि एकदम मतलब हिट करने के बाद ये हैवी डिफ्लेक्शन आ जाए, ओके। और एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा जब रिपीट किया गया तो देखा गया कि मतलब लगभग 20,000 रेज जब हिट कर रहा है गोल्ड प्लेट को, तो 20,000 में लगभग एक रेज एकदम ठीक वापस चल जा रही है पीछे। तो ये तो गजब वाला बात हो गया, वापस कैसे चल जा रही है? इतना हाई स्पीडिंग मूविंग पार्टिकल, 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड से मूव करने वाला पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक पतला सा गोल्ड शीट से वापस आ जा रहा है टकरा कर, ये तो गजब वाली बात हो गई। तब रदरफोर्ड ने सोचा कि एटम का मॉडल कुछ ऐसा नहीं, एटम का मॉडल कुछ दूसरा टाइप। उन्होंने क्या सोचा कि मानो जो अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज है, बहुत हेवी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जब जा रहा है एटम के पास में, तो हो सकता है कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटे से सेंटर पे मौजूद है। इसलिए सेंटर के पास जब पॉजिटिव पहुंच रहा है, पॉजिटिव रेज, तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो जा रही है, हैवी रिपल्सन। तो ये क्या है, एटम के पीछे भाग रहा है, ओके। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ रेज जो हो सकता है कि उस पॉजिटिव के सामने से पार हो रही है, उसमें हैवी डिफ्लेक्शन हो रही है, ओके। और एटम में अक्सर जगह खाली है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रेज, अक्सर रेज अनडिविएटेड पार कर जाती है, ओके। ये गलत बात है, अंडरस्टूड। इसको तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए थोड़ा सा बेस से, अंडरस्टूड। तो मोस्ट ऑफ द रेज, अक्सर रेज क्या है, अनडिविएटेड पार होता है। अब उनको एक बात समझ, ये डायग्राम उतनी क्लियर नहीं है पर दिमाग आप लगा सकते हो कि मोस्ट ऑफ द रेज अनडिविएटेड पार कर गई,
इसका मतलब मेजर स्पेस जो एटम में है वो क्या है, एम्प्टी है। उनको ये समझ आया कि जब अक्सर रेज अनडिविएटेड पास हो रही है तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। और जो एकदम बीच से, मैं एक बार फिर से डायग्राम को रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लियर है? ये मानो एटम है, ओके। उन्होंने क्या देखा, अक्सर रेज, मोस्ट ऑफ द रेज अनडिविएटेड पास हो रहा है, मोस्ट ऑफ द रेज अनडिविएटेड पास, मोस्ट ऑफ द रेज अनडिविएटेड पास हो रही है। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि अक्सर जगह एटम में खाली है, कुछ नहीं प्रेजेंट है वहां। कुछ रेज जो हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज के सामने से पार हो रहा, तो उसमें हाई डिफ्लेक्शन हो जा रही है, और जो एकदम सेंटर के पार हो रहा वो एकदम पीछे भाग रहा है, ओके। अब उन्होंने जो मॉडल दिया एटम का कुछ इस प्रकार का दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरह से सेंटर पे प्रेजेंट है, अक्सर जगह जो है एटम में खाली, ओके। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी ये बात। रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट थी उनकी ऑब्जर्वेशन देख लो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज आफ्टर एक्सपेरिमेंट। आफ्टर एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा हुआ था, बिफोर एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा सोच था। ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed undeviated, understood? Some of them were deflected by small angle. बोले क्या मतलब, क्या देखो थीटा, मतलब थीटा का मतलब कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ओके। कुछ रेज में स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, लेस देन 90 डिग्री, ये सब जो है लेस देन 90 डिग्री डिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड, few deflected by large angle, कुछ में तो इतनी डिफ्लेक्शन थी कि 90 डिग्री से ऊपर डिफ्लेक्शन। ये वाला क्या है, ये वाला 90 डिग्री से ऊपर डिफ्लेक्शन। 1 in 20,000 retraced back। ये तो गजब वाला कहानी। तो रदरफोर्ड ने अपने वर्ड में बोला था, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इस चीज को लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड ने अपने वर्ड्स में बोला था। ये तो ऐसा हो गया कि 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है अल्फा पार्टिकल। बोलो तो कि एक बंदूक का गोली आपने चलाया और वो एक टिश्यू पेपर के सामने गया और उससे टकरा के वापस आ गया। कभी भी ऐसा होगा कि टिश्यू पेपर से टकरा के एक बंदूक का गोली वापस आ जाएगा? वैसा ही हुआ यहाँ। 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड का अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम्स के पास जाने से वापस रास्ता पकड़ लिया। वापस क्या हुआ, क्योंकि सारा हैवी पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पे, तो ऑब्वियसली जब छोटी सी जगह पे है तो हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज, तो हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के पास जैसे ही कोई पार्टिकल गया, रिपल्सन होकर फटाक से वापस, ठीक है ना। और ये बहुत कम पार्टिकल के साथ क्या हुआ बेटा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे जगह में कर, इसलिए बहुत कम पार्टिकल के साथ हुआ, ओके। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत ज्यादा अनोखा कहानी सब है। एक्चुअली गीगर और मैक्सवेल दो इनके शिष्य थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनको बोला गया था ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो 1-2 साल तो उन लोगों को अंधेरा रूम में बंद किया गया था कि उसका आंख एडजस्ट करे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो अंधेरे रूम में करना था। ये स्पार्क तो माइन्यूट था, एक बार दिक्कत बन, तो अंधेरे रूम में उनको रखा गया। तो वो लोग देख रहा है कि हर रेज अनडिविएटेड पास हो रहा है, तो लगभग 6-7 महीना तो उनको सिर्फ यही वाला दिख रहा था। और रदरफोर्ड को बोला था कि क्या सर क्या करवा रहे हैं, एक बार तो एक ही रिजल्ट आया। कुछ दिन बाद उन लोगों को थोड़ा लार्ज डिफ्लेक्शन आया, तो रदरफोर्ड बोला कि और करो एक्सपेरिमेंट हो जाए। फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते आया, कुछ मतलब महीनों बाद देखा कि सर बहुत हाई डिफ्लेक्शन आ रहा है। रदरफोर्ड फिर बोला और करो एक्सपेरिमेंट, मतलब 2-2.5 साल ये एक्सपेरिमेंट वो किया गया था। तब लास्टली गीगर और मैक्सवेल पागल हो गया देख के कि अरे वो वापस चला गया रे। तब जाके रदरफोर्ड को बोला, तब रदरफोर्ड बोला ठीक है बेटा अब हो गया एक्सपेरिमेंट। अब उसने फिर रिजल्ट दिया। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने स्टूडेंट को बैठा देते थे रूम में, करो एक्सपेरिमेंट बैठ के,
उसके बाद देखो इसमें बहुत सारी चीज है कि ये मानो न्यूक्लियस है तो उसके कितना क्लोज तक जा सकता है, क्योंकि देखो रिपल्सन टच तो नहीं है ना किया होगा, मतलब उसके सामने तक गया होगा फिर वहां से वो बैक हो गया होगा। देयर इज वन मोर कैलकुलेशन यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है कि अल्फा पार्टिकल मतलब कितना मैक्सिमम क्लोज जा सकता है न्यूक्लियस का, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो सारी कैलकुलेशन वो एडवांस्ड पार्ट की थिंग है, तो वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में कभी देखेंगे समय निकाल के। तो वो कैलकुलेशन अभी हमें देखना नहीं है, थोड़ी हाई फाई कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, तो वो मैं कभी और थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ जाओ, थोड़े फिजिक्स और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर दो तो वो सारी कैलकुलेशन में बताऊंगा। ओके, बट इतना जान लेना कि एकदम टच नहीं करता, जैसे ही उसके फील्ड में आया फटाक से वो वापस जाता है, कितना सामने मैक्सिमम जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है, बट अभी नहीं, हमारे सिलेबस से वो दूर है। ओके, वी विल सी दैट लेटर। तो ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ आ गई। अब कंक्लूजन, उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? ओके, एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन क्या थी? Most of the space within an atom is empty. एटम में अक्सर जगह खाली है। The positive charge, अच्छा एक बात ध्यान से, ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 में कंप्लीट। ये 1909 से लेके 1911 तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ पे प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था बेटा, ध्यान देना, प्रोटॉन का नहीं खोज हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियस का खोज हुआ है। द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, उन्होंने बोला था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज एक एटम में है वो एक छोटा सा सेंटर में प्रेजेंट है कॉल्ड न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is negligible compared to volume of atom। मतलब इस बात को समझिए कि जो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल है, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू पूरा वॉल्यूम ऑफ एटम। मतलब आप यदि रियलाइज करो तो बेटा मैं सच में आपको सोचने के लिए बताऊं तो पूरा धनबाद जो है ना, पूरा धनबाद को एटम मान लो एक बार के लिए, तो आपका जो ये न्यूक्लियस है ना, तो छोटा सा आप अपना क्लासरूम मान लो, या जिस रूम में आप बैठे हुए उसको न्यूक्लियस मान लो, उतना छोटा न्यूक्लियस होता है। या ऐसे एज्यूम करो एक फुटबॉल ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड में एक धूल सैंड होता है ना, एक मिट्टी का कण, एक बालू का कण उठा के रख दो बीच में, उतनी छोटी न्यूक्लियस है और वहीं पे पॉजिटिव चार्ज सारे हैं, तो इसका मतलब हैवी पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे और उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। ओके, और जो खाली जगह है एटम में जो खाली जगह है उसको उन्होंने बोला था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, गॉट इट? तो एजम्पशन समझ आ गई, अक्सर जगह एटम में खाली है, न्यूक्लियस एक बहुत ही स्मॉल सेंटर्ड पोजीशन है जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, और वॉल्यूम जो होती है न्यूक्लियस की वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। और एक इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये बोर्ड को रब कर देता हूँ। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, एक और कंक्लूजन है इनका वो बताना है। कोई दिक्कत नहीं, चलो एक और कंक्लूजन है इनका, चलो देख लेते हैं। Electrons revolve around the nucleus
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। बोला क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है। ओके, क्यों घूमती है? क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 by R²। देखो, K एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना? इसका वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, K का वैल्यू ये होता है। Q1 इसको चार्ज को मान लो, Q2 इस चार्ज को मान लो, और यदि इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो अट्रैक्शन है, प्लस और माइनस है ना, नेगेटिव आएगा वैल्यू तो ये अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। ओके, और ये R होता है सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। R इज सेपरेशन बिटवीन चार्ज। ओके, Q1 इसको मान लो, ओके, और Q2 इसको मान लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K1 Q1 Q2 by R² होती है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 12th में आप लोग पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर आएगी 12th की पहली ही चैप्टर है, वहां पे आप लोग पढ़ोगे इस चीज को, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 by R², इसके कारण इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमती है न्यूक्लियस। ओके, और ये ध्यान देना है, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m होता है मास ऑफ पार्टिकल, v होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और r होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में है, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके कारण मिल रही है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मिल रही है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रेवोल्यूशन। ओके, समझ लो ध्यान से, एक सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा मिल रहा है? इस अट्रैक्शन के द्वारा मिल रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है एटम के जाता है, सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ओके, तो ये कहानी हो गई। तो ये थोड़ा सा बताने का यही जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे इससे। ओके, तो ये तो हो गए बोर की मॉडल आपके लिए, ऐसा बोर नहीं, रदरफोर्ड का मॉडल। और रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था, तो क्यों फेल हुआ था वो आज हम लोग नहीं देखेंगे वाले क्लास में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको समझने में तो पूछ लो मुझसे, किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी बेटा बोलिए, तो दिक्कत क्या? नहीं। तो चलो आज के क्लास के लिए थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।